Hello students, welcome to डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इसको देखेंगे। द चैप्टर डिस्कस अबाउट द रिसोर्सेज, व्हाट आर द रिसोर्सेज, द प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज किस तरह के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये वाला पार्ट देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करता है कि रिसोर्सेज हैं क्या, व्हाट इज द रिसोर्सेज। सो इट सेज एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स। एनवायरमेंट में जो कुछ भी है जो हमारी नीड, जो हमारी जरूरतें पूरी करता हो, और एंड प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। जो हमें इकोनॉमिकली पड़े, वो ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा महंगा, बहुत ज्यादा कॉस्ट अफेयर जिसके साथ में हो। एनवायरमेंटली जो अवेलेबल है एनवायरमेंट से, वो टेक्नोलॉजी से यूज करके हमारी नीड पूरी कर सकता हो और कल्चरली एक्सेप्टेड हो, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। इस डेफिनेशन से हम देखते हैं कि जैसे कि हम मान लेते हैं ट्री है, ट्री से हमें अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो वो वुड मिल सकती है। उस वुड से हम अपनी नीड, चाहे स्पोर्ट्स के आइटम हो या फिर हमारे डेली नीड के आइटम हो, वो सब मिल सकते हैं। तो ये एक हमारे लिए रिसोर्स हो गया। नाउ द चैप्टर एक्सप्लेन्स ये जो रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज का यूज एक पर्सन कैसे करता है। इट सेज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थिंग्स अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट। हमने यही कहा कि रिसोर्सेज क्या हैं जो एनवायरमेंट में हमें अवेलेबल रहे। इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो यहां बुक ने हमें एक डायग्राम दिया, एक फ्लो चार्ट दिया, विच सेज कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन ह्यूमन बीइंग्स ने एनवायरमेंट, जो नेचर है जहां से हमें मिला, और टेक्नोलॉजी, उसके बीच में एक इंटर रिलेशन बनाया। जो हमें एनवायरमेंट से मिला उसे हमने टेक्नोलॉजिकली यूज किया, टेक्नोलॉजी यूज की और उस रिसोर्स को हमने यूज किया, और हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए ताकि हम उसे अपने यूज में ले सकें, वो हमें आर्थिक रूप से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज आ सके। तो ये यही बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर, between the technology and the institutions. Human being interacts with nature through technology and create institution to accelerate the economic development. यानी कि अगर हम देखें, एक वुड है, उस वुड का, वो वुड हमें कहां से मिली, नेचर से मिली। उसका इंटरेक्शन हुआ किसके साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में। और हमने इंस्टीट्यूशन, हम चाहे यही बोल लें कि हमने एक शॉप डाली, हमने एक शोरूम डाला जहां पे वो मैन्युफैक्चर होता है, वो इंस्टीट्यूशन। ओवरऑल उस रिसोर्स से हमने क्या किया, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हर जो रिसोर्स है, चाहे कोल हो, आज कोयला मिला, उस कोयले को हमने टेक्नोलॉजिकली यूज किया, उसे रिफाइन किया, और फिर हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए जहां से उस कोल, जो हमें कोयला मिला, उस कोयले का हम यूज कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं, जिससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ये रिसोर्सेज हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम है। देन what do you think that resources are free gift of nature as is assumed by many? क्या जो रिसोर्सेज हैं वो हमें जो नेचर से हैं वो फ्री गिफ्ट्स हैं? क्या वो हमें फ्रीली अवेलेबल है? तो चैप्टर बोलता है नो, दे आर नॉट। रिसोर्सेज आर फंक्शन और अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। जो मानव, जो ह्यूमन एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनका फंक्शन, उनके रिजल्ट के रूप में हमें रिसोर्सेज अवेलेबल हुए। ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं, उनका जो कंपोनेंट है, जो रिसोर्सेज है, इसमें ह्यूमन बीइंग भी अपना एक मेजर पार्ट है। इवन समटाइम्स जब हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे तो ह्यूमन इटसेल्फ इज अ रिसोर्स, इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स, जैसा कि आपने कभी सुना होगा। तो रिसोर्सेज आर फंक्शन और अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन जो एक्टिविटीज कर रहा है उसी के रिजल्ट्स में हमें रिसोर्सेज मिले। ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज, दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट। वही बात कि हमें जो रिसोर्सेज है वो कहां से मिल रहा है, एनवायरमेंट से मिल रहा है, इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। एनवायरमेंट से जो मिला, ह्यूमन बीइंग ने उसे यूज किया, और उसी को यूज करके जो उसके पास में इंस्टीट्यूशंस बने,
उनमें उसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, खुद के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उन रिसोर्सेज को यूज किया है। ये पैराग्राफ यहां पर ये एक्सप्लेन करता है। आगे समझते हैं। इसके बाद जो चैप्टर है वो समझाता है रिसोर्सेज के टाइप। जो हमारे पास रिसोर्सेज है, जो हमें एनवायरनमेंट से मिला, जिसे हमने टेक्नोलॉजी का यूज करके उसे यूज किया, रिसोर्स बनाया और हमने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसको यूज किया। लेकिन रिसोर्सेज के टाइप क्या है, क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं? तो चैप्टर एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ये जो क्लासिफिकेशन है, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं कि किन बेसिस पे हमने इन रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया है, इनको डिवाइड किया है। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो कहता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, किस प्रकार से उनका ओरिजिन हुआ, उस बेसिस पे रिसोर्स किस टाइप के होते हैं। These are two type of, on basis of origin, the resources are of two type, biotic and abiotic. Biotic क्या होते हैं? Biotic resources, these are obtained from biosphere and have life such as human being, flora and fauna, fisheries, livestock. ओवरऑल ये बोलना ये चाहता है कि बायोटिक कंपोनेंट के जो रिसोर्सेज हैं वो सब वो रिसोर्सेज हैं जो या तो प्रेजेंट में लिविंग है या फिर प्रीवियसली लिविंग थे। जैसा कि मैंने आपको यहां लिखा है, लिविंग और प्रीवियसली लिविंग थिंग्स, ये सब बायोटिक कंपोनेंट है जिसमें हमने बायोटिक रिसोर्सेज को रखा हुआ है। बायोटिक रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? जैसे कि ट्री पे जो फ्रूट्स मिल रहे हैं वो हमें रिसोर्सेज हैं। इसके बाद में केटल्स, जो केटल है वो लिविंग बींग्स है, तो वो बायोटिक रिसोर्स हो गया। इससे हमें मिल्क अवेलेबल हो सकता है और बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हो सकते हैं। उसके बाद में ह्यूमन जो है वो खुद, अगर एक टीचर है तो वो खुद एक रिसोर्स के तरह यूज आ रहा है, तो वो भी बायोटिक रिसोर्स हुआ। इसी तरीके से फॉसिल फ्यूल को हमने क्यों बायोटिक में डाला है? जैसे कि ट्री है, उस ट्री से ही आगे जाकर के वो जब ट्री बहुत लंबे प्रोसेस तक अंडर द बीनीथ ऑफ अर्थ के नीचे जमा रहा, तो उसी से फॉसिल फ्यूल जीवाश्म फ्यूल जिन्हें बोलते हैं, वो चाहे कोल हो, वो चाहे क्रूड ऑयल हो, वो चाहे नेचुरल गैस हो, वो सब बना। वो सब उन चीजों से बना जो पहले कभी ना कभी लिविंग थिंग्स हुआ करते थे। इसीलिए फॉसिल फ्यूल भी कंपोनेंट किस में जाएगा? बायोटिक रिसोर्सेज में। लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट है वो है अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स का मतलब वो कंपोनेंट हो गया जो नॉन लिविंग थिंग्स से बना। वो रिसोर्सेज, वो संसाधन कौन से हो गए? ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्स। इसके एग्जांपल में रॉक्स। अब हमें जो चट्टाने मिली, जो रॉक्स मिले, जो पत्थर मिले, उससे हमने मार्बल मिला। वो मार्बल ही ऐसे इमारत बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में हमें यूज आया। उसी के साथ में सनलाइट, जो सनलाइट है, सन रेज है, वो सन इंसोलेशन है, वो सूर्य की किरणें ही हमें सोलर पावर जनरेट करने के काम आती है। ये भी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है, सो ये अबायोटिक रिसोर्स हो गया। इसी के साथ में मेटल आता है। जो मेटल है उसके हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, मेटल के आयरन है उससे हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, तो ये सब नॉन लिविंग है, इसलिए अबायोटिक हुआ। इसी तरीके से वाटर के आसपास एरिया में हमें रॉक्स मिल रहे हैं, तो वाटर, रॉक्स, ये सब जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए हमने कहा है अबायोटिक रिसोर्स। तो आई थिंक कि आपको बायोटिक और अबायोटिक जो कंपोनेंट है, किस हिसाब से एनवायरनमेंट में इनका ओरिजिन है, उस बेसिस पे ये रिसोर्स अवेलेबल रहे। इसके बाद में जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, वो दूसरा क्लासिफिकेशन एग्जॉस्ट किस तरीके से होते हैं, एनवायरनमेंट से जो हमें रिसोर्स मिले वो किस तरीके से खत्म होंगे, वो किस तरीके से एग्जॉस्ट होंगे, उस बेसिस पे इस एनवायरनमेंट में जो रिसोर्सेज है उनको क्लासिफाई किया। तो इस बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है उसमें रिसोर्सेज दो तरह के हैं, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। नेम से बहुत क्लेरिफाई हो रहा है, रिन्यूएबल जो फिर से रिन्यू हो सकते हो, वो पुनः भंडारण जिनका हो सकता हो, ऐसे। नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यू नहीं हो सकते हो, रिप्लेनिश नहीं हो सकते हो, वो रिसोर्सेज। तो इसमें आपके पास में जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो क्या होते हैं? दीज रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वाटर। अब वाटर अर्थ से निकला, अंडरग्राउंड से आपने वाटर को यूज करने के लिए अपने पास में लिया, वो रिसोर्स हो गया। अब वो स्टीम बनेगा, वो इवोपरेट होगा, उसका वाष्प बनेगा,
वो जाके बादल बनेगा, क्लाउड बनेगा, उससे रेनफॉल होगा, रेनफॉल होने के बाद वो नदियों में आएगा, नदियों के बाद में फिर वो अंडरग्राउंड में चला जाएगा। इसको बोलते हैं वाटर साइकिल, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। ये वाटर साइकिल जो एक फिजिकल केमिकल प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व रहा, इसमें मैकेनिकल प्रोसेस इन्वॉल्व रहा, उस प्रोसेस से ये जो वाटर है ये रिन्यू हो गया, ये रिन्यूएबल रिसोर्स में चला गया। इसी तरीके से इसके एग्जांपल हो सकते हैं सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर चले गए। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो। इसी चैप्टर में इसी टेबल के साथ में फिर से रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनको डिवाइड किया है कंटिन्यूअस या फिर फ्लो। जो कंटिन्यूअली रिप्लेनिश हो रहे हैं, वो रिफर्बिश हो रहे हैं, वो रिन्यू हो रहे हैं, इसलिए उसको डिवाइड किया है कंटिन्यूअसली फ्लो। जो रिप्लेनिश्ड है, जो रिन्यूड हो सकते हैं। इसी तरीके से हमारा जो विंड एनर्जी है, हमारी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जो वाटर से हमने एनर्जी हमने यूज के लिए ली, उसे एज ए रिसोर्स लिया, या फिर हमने सोलर पावर के लिए सूर्य की किरणें, सोलर इंसोलेशन को जो यूज लिया, वो हमारे रिसोर्सेज हो गए। लेकिन कौन से? रिन्यूएबल। आप सोच सकते हैं कि जो सनलाइट है वो कभी खत्म नहीं हो रही है, वो रिप्लेनिश हो रही है, वो रिन्यू हो रही है, वो रिसोर्सेज में हो गए। इसका मतलब जो दूसरा पार्ट है, जो नॉन रिन्यूएबल है, वो कुछ ना कुछ ऐसा है जो खत्म हो सकता है कभी ना कभी। तो उसकी डेफिनेशन कहती है these occur over a very long geological time। इन्हें बनने में, इन्हें रेडी होने में एनवायरनमेंट में बहुत लंबा जियोलॉजिकल टाइम लगता है, बहुत लंबा समय लगता है, बहुत लंबे प्रोसेस लगते हैं जब जाकर के ये बनते हैं। मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल ऑफ सच रिसोर्स। अब इसमें हम समझते हैं कि एक ट्री है, ट्री अंडर द बीनीथ ऑफ अर्थ जाएगा, बहुत नीचे तक जाएगा, बहुत लंबे टाइम तक उसमें टेम्परेचर लगेगा, प्रेशर लगेगा, तब जाकर के वो कन्वर्ट होगा फॉसिल फ्यूल्स में, वो क्रूड में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद बहुत लंबे टाइम बाद वो कोल में या क्रूड ऑयल में या फिर नेचुरल गैस में कन्वर्ट होगा। इसको बहुत लंबा टाइम लगेगा। इसलिए अगर हमने जहां पर भी ऑयल है, क्रूड है, उसको यूज किया, वापस वहां पर बहुत लंबे समय बाद में कोल बनेगा। इसलिए इसे कहा है हमने नॉन रिन्यूएबल। लेकिन इसमें दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन। इन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है। सम ऑफ दीज रिसोर्सेज लाइक मेटल आर रिसाइकलेबल। एक चीज है रिन्यू होना, फिर से नया बन जाना, लेकिन है रिसाइकल। जैसे कि आपके पास में एक एल्यूमिनियम का कैन है, जो ड्रिंक्स के लिए जो कैन है, ये कैन एल्यूमिनियम का बना है। इसका एक यूज लेना था तो इसे रिसोर्स की तरह यूज किया, लेकिन जब ये यूज आ जाएगा, इसके बाद इसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, फिर इसको रिसाइकल किया जा सकता है। हो सकता है इससे एल्यूमिनियम वायर बन जाए, लेकिन ये रिसाइकल हुआ। इसे रिन्यू होने में, एनवायरनमेंट में फिर से एल्यूमिनियम और बनने में, बॉक्साइट बनने में बहुत लंबा टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर लगेगा। इसलिए ये कैटेगरी जो है वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल। अगर आपने कोल को यूज किया और हमें बाई प्रोडक्ट ऐश मिला, उससे फिर हम कोल नहीं बना सकते। कोल अर्थ में या कहीं और बहुत लंबे जियोलॉजिकल पीरियड टाइम ही रेडी होगा। सो फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज। तो ये एग्जॉस्ट किस तरीके से हो रहे हैं, वो खत्म किस तरीके से हो रहे हैं, उस बेसिस पे अगला क्लासिफिकेशन था रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अगला हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। अगले क्लासिफिकेशन में ओनरशिप के बेसिस पर, कि इन जो रिसोर्सेज है उनका ओनर कौन है, उसका जो अधिकार है वो किसके पास है, इस बेसिस पर रिसोर्सेज को इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम एक एक को देखते हैं। द फर्स्ट इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। दीज आर ऑल्सो ऑन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। जो इंडिविजुअल एंटिटी है, जो लोग हैं, वो प्राइवेट इनके अपना अधिकार जमा कर रखते हैं। इसलिए मेनी फार्मर्स ऑन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट। तो अब वो जो फार्म लैंड है, जो भूमि है कृषि के लिए, वो उनकी है, लेकिन उसके लिeu में, उसके जगह पर, उसके बदले में गवर्नमेंट को उन्हें कुछ रेवेन्यू, उनको कुछ देना पड़ता है। इसके बाद में इन विलेजेस देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देयर आर मेनी हु आर लैंडलेस।
हो सकता है बहुत सारे जो फार्मर्स हैं उनके पास जमीन हो, लेकिन बहुत सारे फार्मर्स हैं उनके पास अपनी स्वयं की खुद की ओनरशिप की कोई जमीन का रिसोर्स नहीं है, वो दूसरी जमीन पर काम करते हैं, उसके बदले उन्हें जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है। इस हिसाब से अगर इंडिविजुअल उसको ऑन कर रहा है, इंडिविजुअल का उसका अधिकार है, तो हमने उसको बोला इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इसमें हमने देखा कि अर्बन पीपल ऑन प्लॉट्स, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी। प्लांटेशन, पास्चर लैंड, पॉन्ड्स। पास्चर लैंड जहां पर जो एरियाज होते हैं, ऐसे एरियाज जिसमें जो कैटल्स हैं वो चरने के लिए, जो ग्रासलैंड, जो बड़े बड़े ग्रासलैंड होते हैं वो वहां ग्रेजिंग के लिए जा रहे हैं, ऐसी जगह है। वाटर्स, वेल्स आर सम अदर एग्जांपल रिसोर्स ओनरशिप बाय इंडिविजुअल। जैसे कि ये फार्म लैंड है, इस फार्म लैंड में जो कैटल्स हैं, ये जो वेल है, जो कुआं है, इसका कोई ना कोई ओनर अगर प्राइवेट पर्सन है, इंडिविजुअल है, तो हमने उसे कहा कि ये इंडिविजुअल रिसोर्स है, इसका अधिकार केवल किसी एक व्यक्ति के पास में है। इसी तरीके से ये एक हाउस है, इसमें जो भी अदर उसके पास में फैसिलिटीज अवेलेबल है, अदर उसके पास में रिसोर्सेज है, व्हीकल है और कुछ है, वो सब उसका पर्सनल है, उसका प्राइवेट है। तो ऐसे सब रिसोर्सेज की जो कैटेगरी है वो होगी इंडिविजुअल रिसोर्सेज। लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन पर कम्युनिटी अपना अधिकार रखती है, वो कहलाते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। लाइक देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। एक समाज में, एक कम्युनिटी में, एक जगह पर जितनी लोग रहते हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब उस पर समान रूप से अधिकार रखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। जैसे कि विलेज कॉमन्स। विलेज कॉमन्स जो गांव के अंदर कॉमन चीजें हैं, जैसे कि ग्रेजिंग ग्राउंड, वहां पर ऐसा एरियाज है जहां पर किसी के भी कैटल्स हो, किसी के भी पशु हो, वो वहां पर जाकर के ग्रेजिंग कर सकते हैं, वहां पर घास खा सकते हैं। ऐसी जगह बिरियल्स ग्राउंड, जहां पर लोगों को लास्ट बिरियल किया जाता है, वो सब जगह। विलेज पॉन्ड, जिस तरीके से ऐसा कोई विलेज है उसमें एक पॉन्ड है, वो कॉमन रिसोर्सेज है। इसी तरीके से पब्लिक पार्क, जो पब्लिक पार्क है जहां पर गेम्स एक्टिविटी, योगा एक्टिविटीज ये सब होंगी, ये सब भी ओनरशिप जो इनकी है वो कम्युनिटी के पास है, उसको कम्युनिटी का कोई भी पर्सन यूज कर सकता है, वो प्राइवेट नहीं है, इसलिए हम उसे बोल रहे हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। पिकनिक स्पॉट्स हो गए, प्लेग्राउंड्स हो गए, इन अर्बन एरिया दे फैक्टो एक्सेसिबल टू ऑल। ये सब लोगों को डे फैक्टो सामान्य रूप से सबको अवेलेबल होते हैं। ऑल द पीपल लिविंग देयर, वहां पर जितने भी लोग हैं सबको अवेलेबल है, इसलिए हमने उसे कहा है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। इसके बाद में दो टाइप और आते हैं ओनरशिप के बेसिस पर। एक रिसोर्स को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं नेशनल रिसोर्स। एक जो नेशन है उसके पास में उसके स्वयं के, जो केवल उस नेशनल बाउंड्री में जितने रिसोर्सेज हैं उस पर उस नेशन का ही अधिकार है। तो इसकी डेफिनेशन चैप्टर ये बोलता है, टेक्निकली ऑल दी रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। अगर टेक्निकली देखा जाए तो वो सब जो रिसोर्सेज उस नेशन में है वो उस ही राष्ट्र के, उस ही नेशन के, उस कंट्री के हैं। द कंट्री हैज अ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। अब इस लाइन का आपको मीनिंग समझना है कि अगर कोई नेशन है और उस नेशन के अंदर कोई इंडिविजुअल लैंड है या कम्युनिटी लैंड है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज है या कम्युनिटी रिसोर्सेज है, उनको लेने का, उन पर स्वामित्व जमाने का, उनकी ओनरशिप लेने का अधिकार भी उस नेशन के पास में होता है, उस कंट्री के पास में लीगल पावर्स हो सकती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे, जो आप जिस हाईवे, कभी हाईवे पे ट्रेवल करेंगे तो उस हाईवे के आसपास, उस हाईवे की जगह पर पहले कभी फार्म लैंड हुआ करते थे, कृषि की भूमि हुआ करती थी, उन्हीं की ओनरशिप गवर्नमेंट लेती है, कंट्री लेती है और उस पे हाईवे बना लेती है। तो वो जो प्राइवेट इंडिविजुअल रिसोर्सेज थे उनको भी एक्वायर करने की लीगल पावर कंट्रीज के पास में होती है। यही बोल रहा है कि यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनाल, रेलवे बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल्स। इवन द अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज, जो अर्बन एरियाज हैं उसमें डेवलपमेंट अथॉरिटीज होते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि हम नगर पालिका जिन्हें बोलते हैं, पंचायत एरिया जिन्हें बोलते हैं, इनमें जो अधिकार होता है, दे आर एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। जो उनकी जमीन है वो सब एक्वायर करने का उनको अधिकार रहता है। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री एंड ओशियानिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। यहां पर यह बोला हुआ है कि कोई भी जो नेशन है उसकी बाउंड्री के अंदर
जितने भी रिसोर्सेज, जैसे कि मिनरल्स जितने भी हैं, वाटर रिसोर्सेज जो रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, वो सब, फॉरेस्ट एरिया जितना भी है, वहां जो वाइल्ड लाइफ है वो सब, और जितनी जमीन है उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज में वो, और साथ में ओशियानिक बाउंड्री, लेकिन कितना, 12 नॉटिकल माइल्स। तो अगर हम कोई एरिया है, उस एरिया को अगर लैंड एरिया है तो उसको मेजर करते हैं किलोमीटर्स की टर्म में। लेकिन अगर ओशियंस हैं, जैसे कि इंडिया में हमने जो सदर्न पार्ट देखा, उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ये प्रायद्वीप भारत के अंदर, जो प्रायद्वीप भारत के आसपास, इधर अरेबियन सी है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है। इस एरिया में जो वाटर है, जो सी है, इसमें जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो होती है नॉटिकल माइल्स। ये नॉटिकल माइल्स किलोमीटर की टर्म में थोड़ा ज्यादा होता है, तो 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि अप्रोक्स 22.2 किलोमीटर एरिया तक जो लैंड, जो एरिया होगा, जो ओशियानिक वाटर होगा, वहां तक भी उस नेशन का ही ऑनरशिप होता है, उस ही नेशन की जो स्वामित्व होता है वहां तक उस ओशियानिक रिसोर्सेज में। अब ओशियंस में बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि जियोथर्मल एनर्जी, वहां जो फिशेस उन्हें मिल रही हैं वो, या फिर और जो मिनरल्स मिल सकते हैं बीनीथ द ओशियन, ओशियन के नीचे ग्राउंड पर, वो सब पर जो अधिकार होता है, वो अधिकार उस नेशन का होता है। इसलिए हमने उसे कहा नेशनल रिसोर्स। इसलिए बोला है कि गवर्नमेंट हैव द अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो लैंड है उसको एक्वायर करने की लीगल पावर अटेन करती है, कहां से, गवर्नमेंट से। ऑल द मिनरल, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री एंड ओशियानिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर। ये जो 12 नॉटिकल माइल्स एरिया तक का जो एरिया है, इसको बोला जाता है टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयरइन बिलोंग्स टू द नेशन। अब जैसे कि हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में इस एरिया से 12 नॉटिकल माइल्स अगर हम मेजर करेंगे, इस एरिया को बोलेंगे टेरिटोरियल वाटर। और इस टेरिटोरियल वाटर में जो रिसोर्सेज हैं वो, और इस पूरी बाउंड्री के अंदर जितने रिसोर्सेज हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, उस नेशन को। इसलिए वो सब रिसोर्स क्या कहलाएंगे, नेशनल रिसोर्स। और क्या हो सकते हैं, जैसे कि ऑफ शोर, कोस्टल एरिया, उससे थोड़ा सा दूर समुद्र में, शोर से थोड़ा सा आगे जाकर के बहुत सारी जगहों पर आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। उन पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करना, क्योंकि उसकी ऑनरशिप उस नेशन के पास है, तो वो भी क्या कहला जाएगा, आपके पास में नेशनल रिसोर्स कहला जाएगा। इसी तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया, हाईवेज जो गुजर रहे हैं वो पहले हो सकता है प्राइवेट लैंड हो, प्राइवेट फार्म हो, लेकिन अगर उसको गवर्नमेंट वहां पे हाईवे कंस्ट्रक्ट करने के लिए ओनरशिप लेना चाहती है, उसको एक्वायर करना चाहती है, तो वो लीगली एम्पावर्ड है और वो लीगल एम्पावर करके वहां पे हाईवे कंस्ट्रक्ट करेगी। इसी तरीके से मान लेते हैं हम कहीं पे ब्रिज बना हुआ है, तो उस रिवर के ऊपर जो ब्रिज है वो सब भी नेशनल रिसोर्स हो गया। इसके बाद में जो फोर्थ टाइप है वो होता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज जिस पर पूरे अर्थ पे जितने कंट्रीज हैं उनको लीगली किसी ना किसी तरह से उसकी ऑनरशिप दी जाए। सो इट सेज देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे यूनाइटेड नेशंस हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब इंस्टीट्यूशन, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। ये यूनाइटेड नेशन है तो वो रेगुलेट करेगा कुछ रिसोर्सेज को, और जितने कंट्रीज हैं ना इक्वल मैनर में उसका एक्सेस देगा, जितने रिसोर्सेज उनका एक्सेस देगा। वो देखते हैं हम कैसे, लाइक द ओशियानिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स। अभी तक मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा था वो कर रहा था टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर का मतलब, जैसे कि ये इंडिया है, इस इंडिया में 12 नॉटिकल माइल्स तक जितना भी एरिया है उसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर, ये टेरिटोरियल वाटर वाला जो एरिया है, इससे और अगर हम आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक चले जाएं, इस एरिया को कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द कंट्री बिलोंग टू ओपन ओशन। अब इस 1200 नॉटिकल माइल्स के बाद में जितना भी एरिया है, ये पूरा एरिया इंटरनेशनल रिसोर्स होगा। इस पर सभी कंट्रीज को समान रूप से ओनरशिप मिलेगी। कोई इंडिविजुअल कंट्री कांट यूटिलाइज दिस विदाउट अकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन।
कॉन्करेंस मिलना होगा, अथॉरिटी मिलना होगा, उन्हें वहां से परमिशन लेनी होगी, तभी जाकर के 1200 नॉटिकल माइल्स के बाद में वो यूज कर सकता है। जैसे कि हमने देखा कि 200 नॉटिकल माइल्स वाला के बाद जो ओशियंस है, उस ओशियंस में बहुत सारे रिसोर्सेस होंगे, वहां पे हमें फिशेस मिल सकती हैं, मिनरल मिल सकते हैं। उन सब की ओनरशिप किसके पास होगी? वो ओनरशिप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करेंगे, तब वो किसी कंट्री को बोलेंगे, तब ही जाकर के वो उस रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन इसी तरीके से एक हमारे पास में कॉन्टिनेंट है जिसे हम बोलते हैं अंटार्कटिका। इस अंटार्कटिका में रिसर्च पर्पस से, मिनरल्स को यूज करने की पर्पस से जितने भी कंट्रीज हैं वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेते हैं और यहां पर रिसर्च करते हैं, यहां पे मिनरल्स को निकालते हैं, उसकी ओनरशिप लेते हैं। तो इसीलिए ये क्या होंगे? इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो आई होप आपको जो ओनरशिप बेसिस पे हमने 4 टाइप पढ़े, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये विद डेफिनेशन आपको क्लियर होंगे। अगली ओनरशिप कैसे है? अगली जो ओनरशिप है, अच्छा यहां पे एक चीज आपको और एक्सप्लेन की है। जब हम इस पूरे जो नॉटिकल माइल्स, इस एरिया को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो यहां पे आपको एक चीज समझना जरूरी है कि 200 नॉटिकल माइल्स के बाद में क्या, इन 200 नॉटिकल माइल्स के एरिया के बाद भी बहुत सारे रिसोर्सेज है, उनकी ओनरशिप कैसे मिलती है? सेज इंडिया हैज गॉट द राइट टू माइन मैग्नीज नोड्यूल्स। ये कुछ नोड्यूल्स हैं जिनमें मेन कंपोनेंट आपको मैंगनीज मिलता है फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशियन। तो जो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन में 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो एरिया है, उसमें कुछ नोड्यूल्स, कुछ इस तरह से नोड्यूल्स मिलते हैं। वो नोड्यूल्स में मैग्नीज मेन कंपोनेंट है, इसको इसलिए मैग्नीज नोड्यूल बोला है। तो इंडिया हैज द राइट टू माइन, इनको खोदने के लिए इन्हें वहां से एक्सट्रैक्ट करने का अधिकार मिला इंडिया को फ्रॉम द बेड ऑफ इंडियन ओशियन, फ्रॉम दैट एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो यहां पर अगर इंडिया की जो बाउंड्री है, उस इंडिया की बाउंड्री में 12 नॉटिकल माइल्स तक हमने टेरिटोरियल वाटर बोला। इसके बाद में हमने 200 नॉटिकल माइल्स तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक हमने उसको बोला एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। लेकिन इसके बाद भी इस एरिया से, कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स एरिया के बाद भी जो इंडियन ओशियन वाला एरिया है, जैसे कि हमने इस बाउंड्री के बाद भी जो एरिया है, वहां पर भी हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने अधिकार दिए कि हम वहां से जो मैग्नीज नोड्यूल्स निकलते हैं, इस तरह के उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पे एक शिप है, ये यहाँ ओशियानिक बेड जो है उसमें इस तरह के नोड्यूल्स हैं, इन्हें हमने मैग्नीज नोड्यूल बोला है, इन्हें एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ये जो व्हाइट कलर की जो बाउंड्री यहां पर है, ये इंडिया का जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इसके बाहर जो एरिया है, जैसे कि यहाँ अंडमान निकोबार है, तो इससे 200 नॉटिकल माइल्स, ये जो एरिया है यहाँ पे आपका श्रीलंका है। इस वजह से हमारा यहाँ पर कॉमन रिसोर्स जो होता है, हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वो थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई कंट्री नहीं है, इसलिए 200 नॉटिकल माइल्स के बाद वाला जो एरिया है, उस एरिया के बाद भी हमें इंडियन ओशियन से इस तरह से मिनरल निकालने की, एक्सट्रैक्ट करने की हमें परमिशन मिली हुई है। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। उनका डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, कैसे वो डेवलप हुए हैं, इस बेसिस पर भी उनका क्लासिफिकेशन हुआ है रिसोर्सेज का। सो हम देखते हैं इस बेसिस पर पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व, 4 टाइप कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज एक्सप्लेन किए हैं। सबसे फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल से नाम से क्लियर है कि जहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, जैसे कि रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। किसी रीजन में वो रिसोर्स मिल रहे हैं, वो वहां पर हैं, लेकिन अभी तक उनको हमने यूटिलाइज नहीं किया है। उस रीजन में पोटेंशियल है ऐसे रिसोर्सेज का, वहां वो मिल सकते हैं, संभावना है, लेकिन अभी तक उनका उपयोग शुरू नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट हो गया, वहां पर आपके पास में स्टेट्स कौन कौन से हो गए? गुजरात हो गया, आपके पास में राजस्थान वाला एरिया हो गया। तो राजस्थान, गुजरात हैव एनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड द सोलर एनर्जी। जैसे राजस्थान का डेजर्ट बैरन एरिया है, गुजरात का जो कच्छ बैरन एरिया है, उस एरिया में बहुत सारा विंड फार्म लगाया जा सकता है, विंड टर्बाइन लगाए जा सकते हैं, सोलर प्लेट्स लगाई जा सकती है, लेकिन हमने उस एरिया को भी फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया है।
लेकिन उसमें पोटेंशियल है कि वहां जो ये रिसोर्स अवेलेबल है हम उसको यूज कर सके, इसलिए ऐसे रिसोर्सेज क्या कहलाएंगे? पोटेंशियल रिसोर्सेज। बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपर्ली। वहां पोटेंशियल है लेकिन अभी तक हम उनका यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं क्योंकि वो वहां पे प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं हुआ है। देन तो डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से हैं? रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, हमने उनका सर्वे किया है। जैसे कि कोई एरिया है, कोई माउंटेनस एरिया है, कोई डेजर्ट लैंड है या प्लेन एरिया है, वहां पर हमने सर्वे किया है कि यहां पर कोई मिनरल मिल सकता है, यहां पर कोई फ्यूल मिल सकता है। देयर क्वालिटी, उसकी क्वालिटी कैसी है? अगर कोल मिल रहा है तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है या बेकार है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। पता चलता है कि रिसोर्सेस तो हैं, वहां क्रूड तो है लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी में हो। अब इतना इन्वेस्टमेंट लगा करके उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होगा, उसका आउटकम बहुत अच्छा नहीं होगा, तो उससे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। सो हमने सर्वे किया, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी चेक की, हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, ये सब डिटरमाइन कर चुके हैं। The development of resources depend on technology and level of their feasibility. वो कितने easily, कितने feasible way में हमें मिल सकता है और उसमें जो टेक्नोलॉजी क्या हमारे पास में है या नहीं है। जैसे कि कोई एरिया है, वहां से कोल मिल रहा है, अगर हमारे पास में उस कोल को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी है तभी वो हमारे यूज आ सकता है। तो ये जो कैटेगरी है जिसे हमने सर्वे किया है, यूटिलाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है, वो फिजिबल है या नहीं है, उसकी क्वांटिटी, इन सब बेसिस पे उस रिसोर्स को बोला है हमने डेवलप्ड रिसोर्स। ये सेकंड कैटेगरी है, किस बेसिस पर? उसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। देन द थर्ड कैटेगरी इज स्टॉक, कि वो स्टॉक है या नहीं है। इसमें हम वो कैटेगरी देखते हैं जैसे कि हमारे पास में कोई रिसोर्स है लेकिन हमारे पास में उसको यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। जैसे कि केरला में जो कोस्टल एरिया में जो सैंड है उसमें एक रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज आता है, रेडियो एक्टिव एनर्जी में यूज कर सकते हैं। बट टिल नाउ वी डू नॉट हैव एनी टेक्नोलॉजी, हमारे पास में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जिसे हम उससे उस सैंड को यूज कर सके, उसमें जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसको यूज कर सके। सो इट सेज material in the environment which have the potential to satisfy human needs, human need को satisfy कर रहा है, उसी को हमने resource बोला जो हमें environment से मिल रहा है। So this material have the potential to satisfy human need but human beings do not have the appropriate technology to access these are included among stock। हमारे ह्यूमन बीइंग के पास में, हमारे पास में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है कि इस एनवायरनमेंट से जो मटेरियल मिल रहा है उसको हम एक्सेस कर सके या यूज कर सके। फॉर एग्जांपल, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस, व्हिच वन? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सबसे बहुत ज्यादा है, तो वो एज ए फ्यूल बहुत अच्छे से यूज आ सकता है। But we do not have advanced technology know-how to use it for the purpose। हम इसे एज ए फ्यूल कैसे यूज करें, ये टेक्नोलॉजी अभी तक हमारे पास में डेवलप नहीं है, hence it can be considered as a stove। But now जो अभी का टाइम है इसमें कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करके, दो इट इज मच कॉस्टलियर, हमने उस हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज किया है। जैसे आप यहां देख सकते हैं ये कार है, ये हाइड्रोजन फ्यूल्ड कार है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स में यूज हुए हैं, बट फिर भी ये इकोनॉमिकली वायबल अभी तक नहीं है। सो ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेस हो सकते हैं जिन रिसोर्सेस के अवेलेबिलिटी है एनवायरनमेंट पे लेकिन हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हम उसको अभी यूज करने के कैपेबल नहीं है। सो ये कौन सी कैटेगरी होगी? स्टॉक कैटेगरी होगी। द लास्ट वन इज रिजर्व कैटेगरी। These are the subset of stock। stock का ही सबसेट है which can be put into use with the help of existing technical know-how। जो अभी जो टेक्निकल प्रोसेस है, जो टेक्नोलॉजी है एग्जिस्टिंग, हम उससे इसको यूज कर सकते हैं, बट their use has not been started। हमारे पास में टेक्नोलॉजी है और हम इसे यूज भी कर सकते हैं बट हमने अभी तक उसका स्टार्ट नहीं किया है, तो वो हो जाएगा रिजर्व। ये हमारे पास रिजर्व है, ये हमारे पास में संचित है, हमने इसे बचा के रखा हुआ है। सो ये कैटेगरी से आती है। दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। हमने बचा के इसलिए रखा हुआ है,
हम इसे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, लेकिन कौन सी एग्जिस्टिंग जो टेक्नोलॉजी है उससे थ्रू। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। हम इसे फुल्ली यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये रिजर्व कैटेगरी होगा। दस द वाटर इन द डैम्स फॉरेस्ट इज अ रिजर्व व्हिच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। ये जो डैम्स में यहाँ पर जो पानी है, हर जगह पे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर नहीं जनरेट कर रहे हैं। वो वाटर वो वहां पर जहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिजर्व नहीं कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट नहीं कर रहे हैं, वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? रिजर्व कैटेगरी में। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट ये 4 कैटेगरी थे, पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व। आई होप आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है विद एग्जांपल क्लियर होगा। सो नेक्स्ट, ये जो टेबल है, यहां पे आपको टेबल एक्सप्लेन किया है, ये टेबल उसी से थोड़ा मैच करता है। यहां पर इसका क्लासिफिकेशन कुछ ऐसे है कि जो रिसोर्सेज हैं वो 2 कैटेगरी हैं, नेचुरली जो हमें मिल रहे हैं और दूसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल जो रिसोर्सेज मिले उनके 2 टाइप हैं, एक रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल कैटेगरी जो है उसके अंदर हमने देखा था कंटिन्यूअस फ्लो, कंटिन्यूअस और द फ्लो, जो रेगुलर कंटिन्यूअसली रिप्लेनिश हो रहे हैं, रिन्यू हो रहे हैं, लाइक विंड, वाटर। और बायोलॉजिकल कंपोनेंट के अंदर हमने देखा जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो फॉरेस्ट है, वो सब रिसोर्सेज, और उसके बाद में वाइल्ड लाइफ। ये 2 कैटेगरी है। इसी तरीके से नॉन रिन्यूएबल के अंदर ऐसी कैटेगरी है जो रिसाइकल हो सकती है। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था एल्यूमिनियम कैन का, हमने पहले कैन यूज करी, उसमें जो ड्रिंक्स है उसको हमने पार्ट एंड पार्सल, पैक एंड पार्सल किया, और उसी कैन को यूज करके हम वायर्स बना सकते हैं रिसाइकल करके, तो वो रिसाइकलेबल हुआ। लेकिन नॉन रिसाइकलेबल जो फॉसिल फ्यूल है, जैसे कि कोल, आपने पेट्रोल, कोल इनको यूज किया, उसके बाद में पेट्रोल का जो बाई प्रोडक्ट है उससे आप वापस फ्यूल में यूज नहीं कर सकते। कोल से जो ऐश निकला उसको आप वापस से फ्यूल में यूज नहीं कर सकते, इसलिए हो गया नॉन रिन्यूएबल। इसी तरीके से जो सेकंड क्लासिफिकेशन है ह्यूमन रिसोर्सेस, वो 2 टाइप में डिवाइडेड है, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये पूरे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको क्लासिफिकेशन किया, इसके बाद में मैंने आपको एक एक विद एन एग्जांपल आपको क्लियर किया। यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब होता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। उन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, कैसे हुआ है, और उसका इंपैक्ट, उसका आउटकम क्या हुआ है। सो इट सेज रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, क्योंकि ह्यूमन अपनी जितनी भी नीड्स है उसको किस तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, किससे सेटिस्फाई कर रहा है, उसके पास में जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे, एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारे पास जितने रिसोर्सेज होंगे, जितने इजीली इकोनॉमिक वे में हमें अवेलेबल होंगे, उतनी हमारी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। तो ये कह रहा है रिसोर्सेज आर वेरी वाइटल फॉर सर्वाइवल फॉर द ह्यूमन बीइंग एंड मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट। जैसे कि हमने पहले कहा कि हमने ये अज्यूम कर लिया कि वो फ्री गिफ्ट है, बट ऐसा नहीं है। It was believed that resources are free gift of nature. As a result, अब सबने माना कि ये फ्री गिफ्ट है, as a result, human being use them indiscriminately. उसे बहुत गलत तरीके से यूज किया, उसका कोई बैलेंस नहीं था, उसे बहुत ज्यादा यूज किया गया, जितना यूज करना चाहिए था उससे ज्यादा यूज, इनडिस्क्रिमिनेट में उसको यूज किया, एंड दिस हैज लेड टू दी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। उसकी वजह से इनडिस्क्रिमिनेट रिसोर्स का यूज हुआ, क्योंकि हमें लगा कि जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में जितने भी ट्रीज हैं, बहुत सारे ट्रीज हैं, तो हमने उससे इनडिस्क्रिमिनेट बहुत सारे पेड़ को काट लिया, उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। या कहीं वाटर है, वो जितना भी वाटर था हमने इनडिस्क्रिमिनेट, उसका जितना यूज हो सकता था इंडस्ट्री में, डोमेस्टिक यूज में, हमने उसे बहुत ज्यादा यूज किया, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट हो गए। तो चैप्टर उन प्रॉब्लम्स को बताता है। दीज प्रॉब्लम्स आर डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। केवल कुछ ही इंडिविजुअल का लालच बहुत ज्यादा था, उनकी ग्रीड बहुत ज्यादा थी, इस वजह से मैक्सिमम टू मैक्सिमम उन रिसोर्सेज का यूज हुआ, इसलिए उनका डिप्लीशन हो गया, वो खत्म हो गए। इसी तरीके से अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन ओनली फ्यू हैंड्स, वो जो रिसोर्सेज हैं
इक्वली सबके पास में अवेलेबल होने चाहिए थे, सबको उसका ओनरशिप मिलना चाहिए था, सबको उसका एक्सेस मिलना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, केवल कुछ ही लोगों को उसको एक्सेस मिला, which in turn divided the society into two segments, which one haves and have not, और rich और poor। जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी के पास जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, वो बहुत अच्छी फैसिलिटीज, बहुत अच्छी सोसाइटी विद ऑल दी बेसिक एम्यूनिटीज अवेलेबल, वो वहां रह रहा है। लेकिन उसी सोसाइटी में एक पार्ट है जहां पे लाइट्स नहीं होंगी, जहां पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं होगा, वहां पे अदर सोशो इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स हैं डेवलपमेंट के लिए चाहिए, वो सब नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर जितने रिसोर्स चाहिए थे वो सब नहीं मिले। क्योंकि रिसोर्सेस कहां चले गए, कुछ फ्यू हैंड्स में, जैसा कि ये पैराग्राफ बोल रहा है, द एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। Now, the third major problem, indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis. ग्लोबल जो हमारा जो अर्थ है, इसकी जो इकोलॉजी है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ गई, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से जो आइसबर्ग्स हैं, जो हमारे पोल्स हैं, वहां पर जो बर्फ आइस जमा हुआ है वो मेल्ट होगा, वार्मिंग बढ़ेगी तो उससे क्लाइमेट चेंज होगा। ये एक बहुत बड़ा आउटकम, बहुत बड़ा इशू हुआ। किस वजह से, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। और क्या इशू हुआ, ओजोन लेयर डिप्लीशन, जो लेयर हमारे बाहर के एरिया से, बाहर के एटमॉस्फेयर से जो यूवी रेज आ रहे हैं, जो हार्मफुल हैं, उन्हें बचाने का काम कर रही थी, उसका डिप्लीशन हुआ। और क्या हुआ, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हुआ और लैंड डिग्रेडेशन हुआ। लैंड डिग्रेडेशन में हमारी जो लैंड है, उस लैंड पर हम फार्मिंग करेंगे, हमें आउटकम अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर वो डिग्रेड हो गई है, उसकी क्वालिटी खराब हो गई है, तो उस पर प्लांटेशन पॉसिबल नहीं है, या फिर उसके जो यूज होने चाहिए थे वो यूज नहीं है, तो वो लैंड जो है खराब हो चुकी है, उसका डिप्लीशन हो चुका है, उसका डिग्रेडेशन हो चुका है। इसी तरीके से वो बैरन हो जाएगी, उस पर जो ट्रीज, उस पर जो अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी इकोलॉजी डेवलप होनी चाहिए थी, वो नहीं होगी। इसी तरीके से जो पोल्यूशन है, उस पोल्यूशन की वजह से सोसाइटी में बहुत सारी डिजीज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होगी। और ये सब क्यों हो रहा है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द रिसोर्सेज। उन रिसोर्सेज को जो बैलेंस वे में यूज करना चाहिए था वो नहीं हुआ। नाउ सेज एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने आपको यही समझाया कि जो रिसोर्सेज हैं वो सोसाइटी में सब लोगों को इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। वो कोई भी हो, उसे इक्वल रूप से मिले, केवल कुछ लोगों का, कुछ फ्यू पीपल्स का, फ्यू हैंड्स का ही उस पर एक्सेस, ऑनरशिप नहीं हो। सो एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। अगर पूरे ग्लोब पर, पूरे अर्थ पर, पूरे कंट्रीज में उसे समान रूप से सबको दिया जाएगा, तो आपस में किसी के बीच में लड़ाई नहीं होगी, कोई कंट्रीज के बीच में इशू नहीं होगा, और ग्लोबल पीस बनी रहेगी एंड सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। ये सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है, ये मैं आपको क्लियर करूंगा। If the present trend of resources depletion, if the present trend of resources depletion by a few individual, जो कुछ ही लोग हैं जो उसका डिप्लीशन कर रहे हैं, and countries continue, अगर ऐसे ही डिप्लीशन चलता रहा, the future of our planet is in danger। क्योंकि जो रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज है, उससे हमने देखा इकोलॉजिकल इशू, पोल्यूशन वाला, लैंड डिग्रेडेशन वाला, या फिर सोसाइटी में हैव नॉट, पुअर, रिच का जो डिफरेंस है वो बन रहा है। ये इशू होता रहेगा और ये प्लैनेट डेंजर में चला जाएगा। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको बहुत लेमन टर्म में मैं आपको समझाता हूं। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। हमने अगर कोल को यूज किया, कोल एक रिसोर्सेज है, अगर हमने उसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज किया है, हम उसे बहुत ज्यादा बर्न कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसे इंजन में यूज ले रहे हैं या और किसी प्रोडक्शन में यूज ले रहे हैं, उससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा। अगर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा, उससे डिजीज बहुत ज्यादा होंगी। इसकी जगह हमें इतना ही कोल यूज करना चाहिए कि हमारी नीड भी सेटिस्फाई हो जाए और उससे इकोलॉजिकल इशू भी नहीं हो, तो ये होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट मींस एनवायरमेंट को कोई इशू नहीं हो। दूसरी चीज, अगर आपने पूरा कोल एक ही बार में यूज कर लिया तो कोल इज अ नॉन रिन्यूएबल, वापस से उसका रिप्लेनिशमेंट नहीं हो रहा है,
तो वो वापस से रिन्यू नहीं होगा, वो रिप्लेनिश नहीं होगा, तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारे बाद की जो जनरेशन है, उसको यूज करने लायक उसके पास कोल नहीं रहेगा, तो वो एंड हो जाएगा, उसे एक सोसाइटी ही कंजप्शन करके खत्म कर देगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो है जिससे एनवायरमेंट हार्म नहीं हो, एनवायरमेंट खराब नहीं हो, एनवायरमेंट में कोई इशू नहीं हो, और जो हमारी जनरेशन है उसके लिए वो रिसोर्स कम नहीं पड़े। इसी तरीके से वाटर का हो सकता है, इसी तरीके से एयर का हो सकता है। हर जो रिसोर्सेज है उनको हमने ऐसे यूज करना है कि एनवायरमेंट में इशू नहीं हो, एंड सेकेंड थिंग हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए वो उसी तरीके से उतने ही अच्छी फॉर्म में अवेलेबल रहे। इसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये पैराग्राफ यही एक्सप्लेन कर रहा है, देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग, उस रिसोर्स को यूज करने के लिए, उसको कंजप्शन करने के लिए, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारी प्लानिंग जरूरी है, जिस वजह से सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ पॉसिबल हो। और ये सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ही किसका कंपोनेंट है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो यहां पर जो हमारी रिसोर्स प्लानिंग है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज रिलेटेड, उसके बारे में ये चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा है। नाउ इट सेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है, जो मैंने आपको समझाई, वही डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। जैसे मैंने आपको कहा कि एनवायरमेंट को डैमेज किए बिना डेवलपमेंट हो और उन रिसोर्सेज का यूज हो, एंड द डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन। हमारी फ्यूचर जनरेशन को कोई इशू नहीं हो, फ्यूचर जनरेशन को वो रिसोर्स उसी फॉर्म में, उसी क्वालिटी में अवेलेबल होना चाहिए। और आज जो हम उस रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, उस रिसोर्स की वजह से एनवायरमेंट डैमेज नहीं हो, उसे हम बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब ये टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट चल रहा था, जब हमारी जितनी भी एंटिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो यूज कर रही हैं रिसोर्सेज को, उन्होंने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज किया कि वो एनवायरमेंट को डैमेज करने लगी, तो पूरे कंट्रीज ने, पूरे इंस्टीट्यूशन ने मिलकर डिसीजन लिया कि हमें इसमें एक्शन लेना चाहिए। और वो एक्शन क्या था, उसके बारे में चैप्टर बात करता है। इट वॉज रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। ब्राजील का एक प्लेस है रियो डी जेनेरियो। इन जून 1992 more than 100 heads of the state met in Rio de Janeiro in Brazil for the first international earth summit। अर्थ का जो सस्टेनेबल वे है, अर्थ का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल यूज है रिसोर्सेज का, उससे रिलेटेड थी। दैट्स व्हाई इट वाज नेम्ड एज इंटरनेशनल अर्थ समिट। द समिट वाज कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ environmental protection and socio-economic development at the global level। इस अर्थ पे जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एनवायरमेंट हो गया, और सब जो चीजें हो गई, बेसिक नीड्स हो गई, उन सब की नीड कैसे पूरी हो, और इस एनवायरमेंट के जो इशू है, एनवायरमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, इस एनवायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सके, ये इसका थीम था। The assembled leaders signed the Declaration on Global Climate Change and Biological Diversity। जो हमारी डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी के अंदर वाइल्ड लाइफ है, अदर बायोलॉजिकल बायोटिक कंपोनेंट्स है, उनका इंटरेक्शन है अबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ में। यानी कि जैसे कि वाइल्ड लाइफ है, जो जीव जंतु है, जो ह्यूमन है, वो अबायोटिक कंपोनेंट, जैसे कि सनलाइट को, वाटर को, हर एयर को, उनको यूज कर रहे हैं। तो ये जो इंटरेक्शन है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, इससे रिलेटेड, और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा हीटिंग बढ़ रही है, या फिर जिस सीजन में जो एक्टिविटी होना चाहिए उसके अपोजिट कुछ एक्टिविटीज हो रही है, इससे जो रिलेटेड था, उन्होंने इस तरह का एक डिक्लेरेशन पास किया, कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए जिससे हम एनवायरमेंट को और डैमेज नहीं करें। द रियो कन्वेंशंस एंडोर्स्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21। एक एजेंडा 21 करके एक डॉक्यूमेंट था, जिस पर सब लोगों ने अपना साइन दिया, जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वहां पर आए, उन सब ने, फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। ओवरऑल जो थीम है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। सो व्हाट वाज एजेंडा 21? It is the declaration signed by the world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development। So UNCED is an international organization। अब आप यहां से फिर से समझिए,
कि मैंने आपको कम्युनिटी रिसोर्सेज जो हैं उनके इंटरनेशनल जो रिसोर्सेज है उनके बारे में जो आपको समझाया, तो उनका जो रेगुलेशन है लाइक एनवायरमेंट है, तो एनवायरमेंट जो हुआ वो पूरे वर्ल्ड के लिए जरूरी है, तो वो इंटरनेशनल जो अथॉरिटीज है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वो रेगुलेट करेंगे कि कोई भी कंट्री इंडिविजुअल रूप में उसको इनडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं करे एनवायरमेंट रिसोर्सेज का, उसको डैमेज नहीं करे। तो इट वाज अ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट विच वन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीडी इट वाज। सो इसने एक अर्थ समिट, इंटरनेशनल अर्थ समिट 1992 में ब्राजील में रियो डो जेनेरियो में अरेंज करवाई, और वहां जो कंट्रीज रहे उनने साइन किया एजेंडा 21 which took place in Rio de Janeiro, Brazil. It aims at achieving global sustainable development. It is an agenda to combat environment damage. जो environment को damage हुआ है उसको रोकना, poverty, हमने सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बात की, पॉवर्टी हो गया, हेल्थ हो गया, पॉवर्टी, डिजीज, थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, हर कंट्रीज आपस में मिले, उनका आपस में कोऑपरेशन हो, जिससे एनवायरनमेंट में जो इशू, जो डैमेज हुआ है उसको रोका जा सके या वो आगे डैमेज ना हो। जो सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है, आगे किसी कंट्रीज में पॉवर्टी नहीं हो, किसी कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिजीज स्प्रेड नहीं हो, इस तरह के ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, हर कंट्रीज की एक शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको कंप्लीट करेगा। और ये जो डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट में इस सबको एक्सप्लेन किया, उसको हमने कहा एजेंडा 21। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। इट्स मीन एजेंडा 21 इटसेल्फ सेज कि हर जो लोकल गवर्नमेंट्स है, जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जो लोकल कंट्रीज हैं, वो इंडिविजुअली खुद के भी कुछ एजेंडाज डिसाइड करें, और वो एजेंडा किस बेसिस पे होने चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि एनवायरमेंट कोई इश्यू नहीं हो, सोशियो इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स हैं उन सब पे बात हो, उनके डेवलपमेंट की बात हो, पॉवर्टी खत्म करने की बात हो, सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में जैसे हेल्थ को ठीक करने की, डिजीज खत्म करने की बात हो, और जो आगे आने वाली जनरेशन है उन जनरेशन्स को वो जो रिसोर्सेज हैं वो उसी ओरिजिनल फॉर्म में मिले, इसके लिए बात हो। इसके लिए हर कंट्रीज को खुद से भी कुछ एजेंडाज डिसाइड करने। द चैप्टर एक्सप्लेन्स नाउ नेक्स्ट दी रिसोर्स प्लानिंग, कि जो रिसोर्सेज है उनकी प्लानिंग क्यों जरूरी है। फर्स्ट हम ये समझने की कोशिश करते हैं। इट सेज द प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज। हमने कहा कि जो इशू है वो क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है इनडिस्क्रिमिनेट यूज, जो गलत तरीके से यूज हुआ है इसलिए। तो प्लानिंग इसलिए जरूरी है कि उसका सही तरीके से जुडिशियस यूज हो ऑफ द रिसोर्सेज। इट हैज इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया व्हिच हैज इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि जो इंडिया है उसके पास रिसोर्सेज इनॉर्मस है, लेकिन वो इनॉर्मस डाइवर्सिटी है, कहीं पर है कहीं पर नहीं है। वो कैसे है? चैप्टर एक्सप्लेन्स there are regions which are rich in certain type of resources like but are deficient in some other resources। जैसे कि हम बात करें, there are some regions which can be considered self sufficient in terms of availability of resources, there are some regions which have acute shortage। ये बोल रहा है कि कुछ रीजन्स में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ रीजन है जहां कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। किसी एरिया में एक टाइप का रिसोर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरा रिसोर्स होना चाहिए वो कम है। ये जो डाइवर्सिटी है उसके लिए प्लानिंग चाहिए, तो वो ये समझा रहा है। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, दिस एरिया झारखंड, मध्य प्रदेश and the Chhattisgarh have the rich minerals and the coal deposits. Okay, now the Arunachal Pradesh have the abundance of water. This Arunachal Pradesh have water, enormous water resources, enormous rivers, but lacks in infrastructure development। वहां का जो टेरेन है, वहां की जो जमीन है, वहां पर बहुत इजी वे में रोड्स बनाना, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना वो बहुत ज्यादा फिजिबल, इजी नहीं है। तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कम है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो हमने यही कहा कि जो डाइवर्सिटी है, जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी में डाइवर्सिटी है, कि वहां वाटर ज्यादा है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिसोर्सेज है वो कम है। नेक्स्ट, the states of Rajasthan is very well endowed with the solar and wind energy,
यहाँ पर जो राजस्थान है, यहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी, सनलाइट बहुत ज्यादा अच्छे से अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर विंड बहुत अच्छे से अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम है, रिवर्स अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम है। नाउ से द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, दिस एरिया Ladakh, cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. It has very rich cultural heritage. यहाँ का जो कल्चर है वो कल्चरली बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, यहाँ पर बहुत सारे नए नए कल्चर हैं, बहुत अच्छे कल्चर्स हैं, बहुत मल्टी डायमेंशनल कल्चर्स हैं, लेकिन यहाँ किस चीज की कमी है? It has very rich culture heritage, but it is deficient in water and infrastructure and some vital minerals. तो यहाँ पर भी कल्चरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, लेकिन वाटर और अदर जो मिनरल्स हैं वो बहुत ज्यादा कम है। This calls for balanced resource planning at the national, state, regional and local level. So पूरे जो कंट्रीज है उसमें रिसोर्सेज तो बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन उन रिसोर्सेज में कहीं पर बहुत सारे एक जो रिसोर्स है वो बहुत ज्यादा है, बाकी जो रिसोर्सेज है वो कम है। तो ये जो गैप है, इस गैप का एक आउटकम बेकार खराब नहीं हो, इसके लिए करना क्या होगा? हमें एक अच्छी प्लानिंग चाहिए उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। वो किस तरीके से होती है? द चैप्टर एक्सप्लेन्स रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, रिसोर्स प्लानिंग जो होती है उसका एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाया है। इट सेज आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन। हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन से रिसोर्स हो सकते हैं, कौन कौन से मिनरल हो सकते हैं, कौन कौन से बायोटिक रिसोर्स हो सकते हैं, कौन कौन से अबायोटिक रिसोर्स हो सकते हैं, उनका एक इन्वेंट्री, उनका एक रजिस्टर करना उन्हें। सो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री of the resources across the region of the country. This involves survey, उनका सर्वे करना, mapping and qualitative and quantitative estimation. जब हम डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक, रिजर्व ये सब देख रहे थे, तब हमने देखा था कि हमें वो रिसोर्स की क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कैसी है, वो कितनी इजीली अवेलेबल है, ये सब सर्वे करना, ये एक फर्स्ट प्रोसेस है ड्यूरिंग द रिसोर्स प्लानिंग। सेकेंड वन इज the estimation and measurement of the resources in how much quantity it is available in there. Evolving a planning structure endowed with the appropriate technology, skill and institution set up for the implementing resource development plan. अगर वो रिसोर्स वहां पर हमें मिल गया तो हमें किस तरह की स्किल फोर्स उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए चाहिए, किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी एक्वायर कहां से होगी, उस टेक्नोलॉजी को यूज कैसे किया जाएगा, इस तरह का एक डेवलपमेंट प्लान बनाना, कौन इंस्टीट्यूशन, कौन सी संस्था उसको करेगी, ये रेडी करना। फॉर विच पर्पस? रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे ऑफशोर एरिया में हमें जो एनर्जी फ्यूल्स अवेलेबल है, उस क्रूड को निकालने के लिए हमें कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा इंस्टीट्यूशन, जैसे कि इंडिया में एक है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, वो ये काम करती है। तो इस तरीके से हर जो रिसोर्स हमें आइडेंटिफाई किया है, जिसे हमने सर्वे किया है, जिसकी मैपिंग की है, जिसकी क्वालिटी देखी है, उसके लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन सी टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, उसे आइडेंटिफाई करना। द थर्ड वन इज मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ऐसा नहीं हो कि किसी रिसोर्स को यूज करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम ऐसा प्लान बना दें कि उसकी वजह से जो दूसरा नेशनल डेवलपमेंट प्लान है, एजुकेशन को डेवलप करना हो गया, पॉवर्टी एलिमिनेशन हो गया, डिजीज एलिमिनेशन प्लान हो गया, वो उन सबको इफेक्ट कर जाए, ऐसा भी नहीं हो। तो ये एक पूरे प्रोसेस के अंदर एक्सप्लेन कर रहा है कि रिसोर्स प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। इंडिया हैज मेड concerted effort for the achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence. जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तब हमारा एक मोटो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तब हमने 5 ईयर्स के लिए कुछ प्लान बनाए कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना तो हमें किस तरह के इंडस्ट्री, किस एरिया में कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कितना इन्वेस्ट करना है, कौन से रिसोर्सेज को हमने इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, इस तरह के 5 ईयर प्लान 5 ईयर्स के गैप में बनाए, और ये हमने जस्ट इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में किया था। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था ज्योग्राफी क्लास 10, जो फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। आई होप आपको ये वर्ड बाय वर्ड कंसेप्चुअली क्लियर होगा। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।